अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट बाय द प्राइम इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है सैयद अली, आई एम डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हेयर। आज हमारे साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यू स्टडी दैट वी हैव पब्लिश्ड, उनकी ऑथर है निदा गुलजार। निदा गुलजार, वेलकम टू द पॉडकास्ट। Thank you. ये लेट्स गेट टू डिस्कशंस अबाउट द रिपोर्ट। बड़ी एक इंटरेस्टिंग एंगल देखने को मिला। इट्स कॉल्ड GVC इंटीग्रेशन, ग्लोबल वैल्यू चेन इंटीग्रेशन केस स्टडी ऑफ द सी फूड सेक्टर। तो मैम बताइए पहले कि ये GVCs एग्जैक्टली होती क्या है? Okay. ग्लोबल वैल्यू चेन्स बेसिकली ये होते हैं कि कंट्रीज़ किस तरह एक दूसरे के साथ अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी मैन्युफैक्चरिंग को इंटीग्रेट कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं किसी लो वैल्यू एडेड सेक्टर में जा रही हूँ तो पहले मैं रॉ मटेरियल सप्लाई करूँगी और मेरा रॉ मटेरियल किस तरह फाइनल प्रोडक्ट में ट्रांसफ़र होगा। तो वो जो पूरा प्रोसेस है वो पूरा ग्लोबल वैल्यू चेन में आएगा। जिस तरह हमारे लोकली होता है सप्लाई चेन्स होती हैं और वर्टिकली इंटीग्रेटेड चेन्स होती हैं, बट ग्लोबल वैल्यू चेन्स का यही है कि इकनॉमिक इंटीग्रेशन ग्लोबली किस तरह हम लोग इम्प्रूव कर सकें। और कंट्रीज़ आजकल आर फॉर्मिंग ट्रेड पैक्स to get more integrated into the global value chain. तो पाकिस्तान का शेयर currently it's around 0.08% only in the GVCs, which I think is pretty low as compared to, if we compare ourselves to other high developed countries like ASEAN, like the ASEAN market. तो उनका शेयर जैसे है 20 to 30%. ठीक। सो द रीज़न बीइंग इज़ कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा लो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करता है, तो जिसकी वजह से उनकी इतनी एडिशन इतनी नहीं होती है ग्लोबल। अच्छा, आपने अभी अपनी स्टडी के अंदर चूज़ किया आसियान का रीजन स्टडी करने को चूज़ किया और साथ साथ सी फूड सेक्टर। तो इसके बारे में बताइए कि अभी क्या स्टेट ऑफ ट्रेड है पाकिस्तान का आसियान के साथ इन जनरल एंड मे बी ऑन द सी फूड ट्रेड एज वेल। ओके, सो जनरली तो जो बायलैटरल ट्रेड है दैट इज़ इन फेवर ऑफ द आसियान मार्केट फॉर एटलीस्ट द लास्ट 5 years। हम यही देख रहे हैं कि पाकिस्तान का जो ट्रेड बैलेंस है वो नेगेटिव आ रहा है। इट्स इन फेवर ऑफ आसियान। मतलब आप कह रही हैं कि हमारे जो इंपोर्ट्स हैं आसियान से वो ज़्यादा है और हमारे एक्सपोर्ट्स कम है, राइट? 2 years ago I did a study on a potential for Pakistan Thailand free trade agreement. तो वहाँ पे जब मैंने एक मॉडल इम्प्लाई किया था तो उसमें ज़्यादातर सी फूड सेक्टर और आसियान मार्केट का रिलेशनशिप आ रहा था कि इस तरह ये वाला सेक्टर इस मार्केट में पोटेंशियल गेन्स हैं। So that was the reason, that was the motivation behind exploring this topic further कि इसको और किस तरह पाकिस्तान अपना फ़िश और सी फूड सेक्टर का जो उनका एक्वेटिक फौना है उसको किस तरह बढ़ा सकता है इन द आसियान मार्केट। आई अंडरस्टैंड। और आप जो है why did you choose the seafood sector? I mean, is it so seafood की significance in terms of ASEAN, it's a large or the largest demand market? Yeah, so it is the third largest export product for Pakistan in the ASEAN market after cereals, rice and cotton. इसके बाद सबसे थर्ड लार्जेस्ट पे सी फूड है, अराउंड 8% to the overall exports contribution. इसके अलावा भी जो ईस्ट एशियन मार्केट्स हैं उनमें पाकिस्तान का जो सी फूड का एक्सपोर्ट्स है वो काफ़ी बढ़ गई है। इट वाज अराउंड 100 टन्स इन 2006 और अब वो उसका 200 टन्स इसका हो रहा है। एक्सपेंशन ईस्ट एशियन साइड की आ रही है। सो व्हेन आई डिड रिपोर्ट ऑन द थाईलैंड मार्केट, सो I was like कि expansion थोड़ी इस साइड आसियान मार्केट पे भी देखनी चाहिए। And why do you think there is a potential for growth? Apparently आपने इस रिपोर्ट के अंदर एक potential for growth भी जो है मेजर करने की कोशिश की है। ये कैसे आपने वैल्यूएशन निकाली और क्या आप देख रहे हैं कि क्या है expansion for potential for expansion? Okay, so इसका basically the rationale इसका यही था कि मैंने इसमें 3 मॉडल्स अप्लाई किए हैं। पहले तो यही था कि revealed comparative advantage, जो एक बेसिक ट्रेड का मॉडल हम लोग देखते हैं कि एज़ कम्पेयर टू द वर्ल्ड जो कंट्री वो जो आसियान मार्केट है वो जो फिशेस वो जो सी फूड इम्पोर्ट कर रही है हमारा उसमें कितना कंपैरेटिव एडवांटेज है।
फिर हमने एक्सपोर्ट प्रोडक्ट डायनामिक इंडेक्स उसमें लगाया था, वही RC एस्टिमेशंस को यूज़ करते हुए। उसमें हमने 4 अपने सिनेरियोज़ लगाए थे कि लॉस्ट अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है एक पर्टिकुलर सी फूड सेक्टर की, रिट्रीट हो सकता है, इसी तरह उसमें उसके और भी 2 इसके वो थे। तो इसके बाद फिर हमने एक्स मॉडल प्रोडक्ट डायनामिक मार्केट उसमें मार्केट स्पेसिफिकेशन बताई थी। तो उसी मॉडल को देखते हुए हमने ज़्यादातर यही आइडेंटिफाई किया कि पाकिस्तान का जो फ्रोज़न फ़िश है, प्रोसेस सी फूड है, उसकी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। एंड व्हाट इज़ द अमाउंट, क्या पाकिस्तान कितना एक्सपैंड कर सकता है ट्रेड आसियान कंट्रीज़ के साथ सी फूड सेक्टर में? अच्छा, इसका आपने आई थिंक एक नंबर भी उसमें शेयर किया था, 3.1 बिलियन $3.1 बिलियन समथिंग। अच्छा, तो मुझे बताया कि इन द सी फूड सेक्टर पाकिस्तान जो है, लाइक वेयर डज इट फॉल इन द ग्लोबल वैल्यू चेन? सो लाइक आई थिंक वर्ल्ड बैंक डिफाइंस के when you import an intermediate good and then you do some processing on it, so you know it is considered part of GVC. तो अब सी फूड इंडस्ट्री के अंदर how are you seeing Pakistan as a part of the GVC? पाकिस्तान यही है कि प्रोसेस सी फूड की तरफ जा सकता है और रॉ मटेरियल्स भी प्रोवाइड कर सकता है। फॉर एग्जांपल कुछ अर्से पहले आई वाज गोइंग थ्रू अ न्यूज़ रिपोर्ट, उसमें यही था कि पाकिस्तान के जो मैरीन सी फूड के लिए, जो मैरीन इंडस्ट्री के लिए जो सीड्स यूज़ होती हैं, वो हमारे पास काफ़ी पोटेंशियल में है, एंड दैट वी कैन that can generate room for growth. उस वहीं से ही हमारा GVC में इंटीग्रेशन बढ़ सकता है, particularly in the seafood market. और प्रोसेस सी फूड का अलग हमारे मॉडल शो कर रहा था कि 0303 जो हमारी प्रोसेस फ्रोज़न फ़िश है, उसका ही सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा था, बिकॉज वो ही एक्सपेंशन की तरफ जा रहा था प्रोडक्ट। And ASEAN markets, they are particularly the largest markets for consumption of seafood. If Pakistan works on the seafood industry and expanding our output, तो फिर हमारे पास दूसरी markets भी खुल रही हैं। We have China, one of the major markets for the seafood sector. Right. लेकिन ज़्यादातर markets जो वो East Asian ही आ रही है, वो particularly because of the tourism sector, और जो भी because of the halal food sector जो Thailand में बहुत ज़्यादा अब expand हो रहा है। Right. So मार्केट तो ज़्यादातर पोटेंशियल ईस्ट एशियन की साइड ही शो हो रहा था सी फूड का। उसके अलावा हमारा 60 to 70% वो सारा टेक्सटाइल्स और जो मतलब इतना ज़्यादा इतना वो नहीं है, एक्सपेंशन नहीं है उस तरफ, तो वो टेक्सटाइल्स की तरफ। अच्छा, आपने मेंशन किया था कि जब से पाकिस्तान, अपनी रिपोर्ट में आपने मेंशन किया था कि जब से पाकिस्तान ने प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साइन की है चाइना के साथ, तो जो इस सेक्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन हुई है। कैन यू टॉक अबाउट दैट अ लिटिल बिट? अच्छा, जब भी पाकिस्तान ने FTAs या PTAs साइन किए हैं, दोज आर नॉट वेरी सक्सेसफुल एज येट। इसके पीछे पॉलिसी फ्रेमवर्क्स भी हैं कुछ, इसके पीछे कुछ नेगोशिएशंस भी, टैरिफ नेगोशिएशंस या जो कंसेशंस हमें मिल रहे हैं, वो दैट इज़ नॉट अप टू द पार। फॉर एग्जांपल हमारा मलेशिया के साथ सीपा है, क्लोजर इकनॉमिक पार्टनरशिप, और इंडोनेशिया के साथ हमारा PTA है। तो इंडोनेशिया के साथ PTA का यही था कि वो प्रेफरेंशियल टैरिफ हमें देगा और कोई बॉर्डर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी। मलेशिया के साथ हमारा अगर फुल था एग्रीमेंट, तो उसमें 90% जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो मलेशिया एक्सपोर्ट कर रहा है 90%, उस पर उनको हम कंसेशन दे रहे हैं। बट जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल टॉप 10 प्रोडक्ट्स, वो मलेशिया उनके इम्पोर्ट के लिस्ट में ही नहीं है जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारी डिस्पैरिटीज़ थी, जिसकी वजह से ये जो सीपा मलेशिया का साथ है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसके अलावा सर्टिफिकेशंस होती हैं कुछ, हमारी क्वालिटी इतना टू द मार्क नहीं होती, जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं हमारे। अगर सी फूड सेक्टर की बात की जाए तो प्रॉपर स्टोरेज मछलियों को नहीं दिया जाता, कि वो जब करते हैं वहाँ से दरिया से निकालते हैं मछलियाँ, तो उसका प्रॉपर स्टोरेज जितने में वो सारी एक्सपायर हो जाती हैं। सो यहाँ पे कुछ लैग कर रही हैं चीज़ें। इस तरह इंडोनेशिया के साथ भी यही था कि हमारे फिर अभी जो दोबारा से नेगोशिएशंस हुई, उसमें इंडोनेशिया ने दोबारा से 20 आइटम्स दोबारा ऐड किए हैं। तो चाइना के साथ का भी यही है कि अभी चाइनीज़ मार्केट में अभी जो हमारा CPEC का फेज़ 2 का उसके नेगोशिएशंस चल रही हैं,
तो उसमें ही दोबारा से फ़िशिंग इंडस्ट्री का भी आया है कि उसमें एक्सपेंशन देखी जा सकती है। तो सीपैक में भी पोर्ट्स की वजह से भी कि वहाँ पे ट्रेड करना आसान हो जाएगा। अच्छा, तो मुझे बताइए कि गवर्नमेंट जो है इस हवाले से किस तरह मदद कर सकती है? वाई इज़ देयर नो इन्वेस्टमेंट इन अपडेटिंग ये जो सी फूड से रिलेटेड जो बोट्स होती है, आपके ट्रॉलर्स होते हैं, आपके वेयर हाउसिंग जो होती है, इस पे काम क्यों नहीं हो रहा? ये पुराने ट्रेडिशनल मछेरा स्टाइल के उसमें ही मोड में चल रहा है अभी तक। Why do you think that is happening and what can the government do about it? कि सो गवर्नमेंट जो ज़्यादातर हमारे इंडस्ट्रियल बेस है वो वही टेक्सटाइल सेक्टर पे अलाइन करती है। जो भी सारा पॉलिसी सेक्टर है, बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर को देखने हैं, जो भी ज़्यादातर लोन्स और ग्रांट्स, वो टॉप 5 एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स को ही वो बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं। तो आई डोंट थिंक सी फूड कम्स इन दैट इन दोज सेक्टर्स। तो इसका ये भी इशू हो सकता है कि एसएमईज़ में भी अगर वो आ रहे हैं तो वो एसएमईज़ और लार्ज स्केल का काफ़ी डिस्पैरिटी है, उनके पॉलिसीज़ में काफ़ी डिस्पैरिटीज़ हैं। तो ये भी फ़र्क हो सकता है। और ये जैसे आपने बात की कि प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती कि वो कहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को स्टोर करें, फ्रीज़र्स हैं जैसे वो प्रोवाइड करें। इंपोर्ट ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा है। मैंने FBR के ड्यूटी कैलकुलेटर से काफ़ी जो पाकिस्तान इंपोर्ट करता है मशीनरी फॉर द रिप्रोडक्शन, तो वो काफ़ी उस पर कस्टम ड्यूटी हैं, सेल्स टैक्स हैं। इसके अलावा फिर अगर सेल्स टैक्स लगा रहे हैं तो एक्सपोर्टर्स को रीबेट्स के मसले आ जाते हैं कि हमें रीबेट, तो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। सो यू नो देयर आर सो मैनी थिंग्स अटैच्ड टू दिस पर्टिकुलर सेक्टर। I see. And so are there any lessons जो हम PFTA with China से learn कर सकते हैं? क्योंकि I think जो volume of trade है in the sector वो तकरीबन 10 times जो है वो बढ़ गया था after the signing of the PFTA। तो अब ASEAN countries पे ये मॉडल किस तरह अप्लाई किया जा सकता है? Why did the PFTA become so successful specifically for seafood industry? हुआ कैसे? क्योंकि normally जब बात होती है चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट की, तो वो कहा जाता है कि पाकिस्तान हैज़ लॉस्ट जनरली इन दैट नेगोशिएशन, और हम लोग जो है ज़्यादा इम्पोर्ट उनसे करते हैं, तो वो उनके लिए तो हमने मार्केट खोल दी, लेकिन वी कांट सेल देम एनीथिंग, तो वी कैन सेल देम सी फूड। ये कैसे हो गया? इसका यही है कि जो पोटेंशियल देखा हमने ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में, तो वो उसमें यही ज़्यादातर कंट्रीज सामने आई थी बिकॉज उनकी कंजम्पशन ज़्यादा है सी फूड सेक्टर की। तो जहाँ उनकी कंजम्पशन ज़्यादा है, अब जैसे दूसरे प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पाकिस्तान एक्सपर्टीज़ रखता है, टेक्सटाइल्स हो गई, वो दूसरे जैसे बांग्लादेश से इंपोर्ट कर रहा है। बिकॉज़ यूनिट प्राइस कंपैरिजंस जब हम देखें तो वो उनको चीपर वहाँ दूसरी कंट्रीज से मिल रहा है। तो जो सेक्टर्स फिर बच रहे हैं और जहाँ वो एक्सपेंड कर सकते हैं, तो वो बेसिकली सी फूड सेक्टर या दूसरे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स हैं। What can the government do to expand this sector? So एक चले वेयर हाउसिंग का हम एस्पेक्ट जो है वो कवर कर लिया, लेकिन what else can be done? For example, how do we update our trawlers so that हमारी जो कैचेस हैं वो बढ़ जाए, और उसके अलावा हम क्या क्या स्टैंडर्डाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर सकते हैं जिससे जब हम प्रोडक्ट आगे बेचें तो उसके ऊपर एक रिलायबिलिटी का फैक्टर हो, एक ट्रैकिंग भी हो सके। हाउ कैन वी अचीव दैट? ये ऐसे भी हो सकता है कि जैसे जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं एज पर द UN SCAP के क्या स्टैंडर्ड्स ग्लोबली एक्सेप्ट किए जाते हैं जिस पे हमारे कस्टम्स पे जाके हमारा जो प्रोडक्ट है वो ज़ाया नहीं हो। सर्टिफिकेशंस हो सकते हैं उसमें, प्रोडक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, या हमारा उसके मेडिकल के टेस्ट भी हो सकते हैं फिशरीज़ को लेकर। तो इस तरह के बेनिफिट्स गवर्नमेंट दे कि ऐसे इन्वायरमेंट हो, साइंटिफिक लैब्स हो कि वो अपने टेस्ट कर सकें कि ईदर दिस प्रोडक्ट इज़ वाइबल टू सेंड टू दोज मार्केट्स। इसके अलावा फाइनेंशियल सेक्टर की अगर बात करें तो जैसे कि लोन्स होते हैं, if the exporter is wants to अपना वो स्टोरेज फैसिलिटीज़ अपना अलग बनाना चाहे, उसको कहीं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ना लगे, इसको कम करने के लिए कि अगर वो अपना वैल्यू चेन में अपना कहीं प्रोडक्ट लेकर जा रहा है जिसकी वजह से इतनी देर में उसका प्रोडक्ट ज़ाया हो रहा है। सो ये बेनिफिट्स अगर एक्सपोर्टर को खुद दिए जाएँ कि वो खुद ये सारी चीज़ें करें तो that would be beneficial. And in your observation जो इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर है वो क्या is it conducive for growth? क्योंकि I think
जनरल इम्प्रेशन ये है कि बहुत सारे छोटे छोटे जो स्मॉल बिजनेसेस बेसिकली इस काम के अंदर इंगेज्ड है, तो क्या वी नीड लार्जर प्लेयर्स जो इस तरह की फिर स्टैंडर्डाइजेशन और सर्टिफिकेशन वगैरह को की कंप्लायंस कर सकते हैं? डू यू सी दैट एज अ वे ऑफ रीचिंग? प्रोसेस फूड में, प्रोसेस सी फूड में या फ्रोज़न आइटम्स में तो पोटेंशियल है, बिकॉज एज आई सेड कि मैंने जो मॉडल अप्लाई किया था उसमें फ्रोज़न फ़िश पे ही आ रहा था। तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ही अगर इसी तरह रॉ मटेरियल्स या रॉ फिशेस अगर लेके फिर उसको प्रोसेस कर दिया, तो इन एनी केस जो छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो छोटे उसके फिशर्स हैं, उनका ही ग्रोथ, उनकी भी ग्रोथ बढ़ेगी जब वो आगे सप्लाई करेंगे वैल्यू चेन में। ठीक है। और आप हाउ वुड यू लाइक टू डिस्क्राइब योर की फाइंडिंग्स? आपने इस पूरी रिसर्च में फिर क्या आपने देखा जो विच यू थिंक इज वर्थ reporting and taking to the government and talking about in terms of policy discussions? Yeah. सो ज़्यादातर जब मैं मॉडल अप्लाई करी थी तो उसमें थाईलैंड में ही सबसे ज़्यादा पोटेंशियल आ रहा था सी फूड सेक्टर में। सो अभी कुछ अर्से पहले हमारी थाईलैंड के साथ FTA नेगोशिएशंस स्टार्ट हुई थी, फिर वो कहीं जाकर रुक गई थी। तो इसका यही वजह है कि जो थाईलैंड के साथ हमने FTA साइन नहीं किया, और अगर उस लेवल पे, फॉरेन पॉलिसी लेवल पे, अगर हम थाईलैंड की तरफ अपना एक और मार्केट FTAs में बढ़ा दें, बिकॉज वी हैव a total of 36 proposed FTAs at the moment as per ARIC, Asia Regional Integration Center. It's a source for जो FTA के रिकॉर्ड्स देता है। तो उनके हिसाब से 36 ongoing नहीं बट 36 टोटल नेगोशिएशंस हैं। तो उसमें अगर किसी भी कंट्री को लेकर कहीं पे भी डेवलपमेंट हो रही है और वहाँ पे पोटेंशियल है किसी भी प्रोडक्ट का, सो आई थिंक वहीं पे ही देयर इज़ अ रूम फॉर ग्रोथ, और वहीं पे ही गवर्नमेंट को चाहिए कि सारी चीज़ों को देखते हुए उसको वो करे, पोटेंशियल नेगोशिएशंस का। इंटरेस्टिंग। वेल आई थिंक आपने निदा गुलजार से सुना कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है आसियान मार्केट्स के अंदर सी फूड सेक्टर को एक्सपैंड करने का। आई थिंक दिस इज समथिंग दैट द गवर्नमेंट शुड लुक इनटू। इसके ऊपर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान काम हो रहा है, एंड डिस्पाइट द फैक्ट के इस इंडस्ट्री से रिलेटेड जो कैपिटल गुड्स हैं वो अंडर लार्ज अमाउंट्स ऑफ ड्यूटी इम्पोर्ट हो रहे हैं, लेकिन इट्स स्टिल शोइंग कि दिस इज़ अ कम्पिटिटिव इंडस्ट्री जिसके अंदर पाकिस्तान ग्रोथ पोटेंशियल भी है और साथ साथ अपने ट्रेड पोटेंशियल को एक्सपैंड करते हुए competitive product भी निकाल पा रहा है, which is not something that you see like across the board in the garment sector या clothing sector या textile sector, जिसके अंदर भी सब categories में 2 या 3 products ही जो है वो perform well करते हैं। Nida, would you have any closing comments before we close the show? My final comments would be to read upon this specific sector, because we have a lot of potential in other sectors as well, other than textiles and cereals or agriculture products. We have so many other, for example, ICT, services sector. So we have a lot of potential. Or ये seafood sector specifically, market is also potential market भी यही show हो रही है, और product भी specific है. So I think there is room for growth, and I think policy negotiations इस पे ज़रूर होने चाहिए। ठीक है जी, आपने सुना कि some attention needs to be paid towards improving the policy environment जिसके अंदर ये seafood sector operate करता है. There are some potential trade agreements that Nida Gulzar has pointed out, जो पाकिस्तान का for example थाईलैंड के साथ अगर FTA हो जाता है, so that might have major consequences for the potential, improving the potential of this sector in Pakistan. Thank you, Nida, for joining us. And until next time, ji, Khud Hafiz.